वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री की क्लास आज आपकी होगी। ये वैदिक सिविलाइजेशन की क्लास होगी। जो हमने वैदिक सिविलाइजेशन का वैदिक सभ्यता का चैप्टर 1 किया था, पार्ट 1 किया था, उसी को आज कंप्लीट करेंगे। इसमें पार्ट 1 भी है और पार्ट 2 भी है। कंप्लीट चैप्टर है आज की क्लास में। ये वैदिक सभ्यता का बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर है। ओके, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओरली बता दूं। बेटा देखो, जो वैदिक सिविलाइजेशन है ये किसने स्टार्ट की थी, किस आदमी के द्वारा ये बनाई गई थी, या कौन से ग्रुप के द्वारा, कौन वो लोग थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता बनाई थी, है ना। तो वो लोग थे बेटा आर्य लोग, आर्यंस थे वो। वैदिक सिविलाइजेशन मेड बाय आर्यंस। ये आर्य लोग कौन थे? क्योंकि हमारे यहाँ तो आप लोगों ने अभी मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ तो द्रविड़ लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास जो था एरिया, जो था सिंधु नदी के आसपास का एरिया, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर रहने वाले लोग कौन थे? द्रविड़ लोग थे। लेकिन ये आर्यंस कहाँ से आ गए? अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर ने हमें बताया कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। देखो बेटा, इतिहासकारों के काफी सारे ऐसे विचार हैं। तो मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य लोग आए थे सेंट्रल एशिया से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था कि ये लोग तिब्बत से आए थे। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने बताया था ये लोग आर्कटिक रीजन से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से, जहां ऊपर से बिल्कुल, है ना। तो काफी सारे विद्वान हैं, उनके अलग अलग मत भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा अपना मानना यह है कि भारत का जो प्राचीन नाम है, जो भारत का ओल्ड नेम है, वो आर्यव्रत ही है। तो कुछ सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं आर्य लोग कहीं से नहीं आए थे, आर्य यहीं थे। समय के साथ रंग रूप में परिवर्तन आया और वो जो द्रविड़ लोग थे वही आर्यंस में परिवर्तित हुए। काफी सारे विद्वानों का ऐसा मानना है। कुछ सारे ये भी मानते हैं कि आर्यंस ने यहां आकर द्रविड़ों को मार पीट कर यहां से भगा दिया, तो इसलिए वो साउथ में रहते हैं अभी, है ना। काफी सारे मतभेद ऐसे रहते हैं। लेकिन जो सबसे एक ज्यादा सर्वमान्य एक जो निकल के आता है एक तथ्य है, वो ज्यादातर हम मानते हैं मैक्स मूलर का। तो मैक्स मूलर ने बताया कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे आर्य लोग। उनका ऑक्यूपेशन क्या था, है ना, उनका कार्य क्या था, उनका वर्क क्या था, क्या काम करते थे वो लोग? बेटा उनका काम था पशु पालन करना, कृषि करना, है ना, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, ये काम था उनका। चारागाह की तलाश में, पशु चारे की तलाश में वो लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर मीठा पानी, फ्रेश वाटर है, यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है, यहाँ पर प्लेन एरिया है ना, नदियां हैं, मीठा पानी है, हरियाली है, तो यहीं पर आकर वो बसे। ठीक है, और यहाँ पर आए तो अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी थी? वो फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती थी और वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, है ना। वो नगरीय सभ्यता थी और उसमें मातृसत्तात्मक समाज होता था। परिवार में जो माता होगी बड़ी बूढ़ी, उसकी चलेगी फैमिली के अंदर। यहां पर लेकिन उल्टा है बेटा, ये ग्रामीण सभ्यता है, रूरल सिविलाइजेशन है, और यहां पर जो आदमी होगा घर में बूढ़ा बूढ़ा, उसकी चलेगी। ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और ग्रामीण सभ्यता है ना। इसमें भी समाज 5 भाग में बटा होता था। जैसे कि आप कह सकते हो अपना परिवार होता है ना, अपना यानी परिवार, अपना कुल, फिर अपना ग्राम होता है, फिर विश होता है, फिर जन होता है, फिर राष्ट्र होता है। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। कुल यानी अपना परिवार, कुल का मुखिया कुलपति। ग्राम यानी अपना गांव, गांव का मुखिया किसको बोलते हैं? ग्रामीणी को बोलते हैं, है ना। फिर विश यानी जो बाहर आदमी रहते हैं, ठीक है ना, आप मान के चलते जो व्यापारी आदमी जो रहते हैं, व्यापार के लिए जो शहरों में रहते हैं, उनके लिए विश यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता था। उसके बाद जन यानी एक छोटी सी टेरिटरी, जिसका मुखिया क्या कहलाता था? राजन। बहुत सारे जनों को मिलकर एक राष्ट्र बनता है ना। तो वहां उसका मुखिया क्या होता था? उसका मुखिया कहलाता था, आज के समय में बड़ा सबसे आदमी होता है राष्ट्रपति, ऐसे उस समय में चक्रवर्ती सम्राट या राजा, चक्रवर्ती राजा, है ना। तो इस तरह से समाज में 5 भागों में प्रशासन उनका बटा हुआ था। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र, ऐसे वो बटे हुए थे। और उस टाइम पर बेटा जिसके पास जितने भी ज्यादा पशु हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वो उतना ही ज्यादा मतलब साधन संपन्न अमीर आदमी माना जाता था। और देखो ऋग्वेदिक काल में तो इतना अच्छा काम था, और ये जाति प्रथा, कास्टिज्म, ये बाई वर्क होता था, बाई बर्थ नहीं था। ऋग्वेदिक काल के बारे में हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, है ना। वैदिक सभ्यता बेटा 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसमें। जैसे देखो कैसे,
वैदिक सिविलाइजेशन, इसमें आपको दो पार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन दो पार्ट में, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय क्या है बेटा, 1500 बीसी से 1000 बीसी, और 1000 बीसी से 600 बीसी का समय होता है उत्तर वैदिक काल का। यहां पर बीसी का मतलब क्या है बेटा, यहां पर बीसी का मतलब होता है ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, ठीक है ना, ईसा पूर्व, इसमें ऐसा होता है। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी, लेटर वैदिक पीरियड का समय है 1000 बीसी से 600 बीसी। तो पहले के जो 500 साल है बेटा, उसमें ऋग्वैदिक काल का समय चलता है, आज से 3500 वर्ष पहले। ऋग्वेद कब लिखा गया बेटा, आज से 3500 वर्ष पहले लिखा गया, है ना। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये लोग आर्कटिक जोन से, आर्कटिक रीजन से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये लोग कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे आर्य लोग। आर्य लोगों का काम पशुपालन करना या खेती बाड़ी करना होता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप इसमें देख रहे हो, ओके। उसके बाद आर्य लोग शुरू में कहां रहते थे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आर्य लोग शुरू में कहां रहते थे बेटा, ये सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया से आए तो वही एरिया पास में, और धीरे धीरे जब इनको अच्छा लगा ये एरिया, इनको लगा कि ये ऐसी जगह तो और कहीं है ही नहीं इनके लिए, तो फिर धीरे धीरे ये नीचे भी आए, ये कोस्टल एरिया में आए। कौन सा, गंगा रिवर का, जो गंगा नदी का जो तटीय क्षेत्र है वो और भी उपजाऊ था, यहां पर वो आकर बसने लगे, रहने लगे, है ना। आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता, इट इज ए रूरल सिविलाइजेशन, है ना। उसके बाद आर्य लोगों का समाज पुरुष प्रधान था, इट इज ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। ये लोग परिवार में जो बड़ा आदमी होगा, फादर डोमिनेटिंग सोसाइटी आप इसको कह सकते हो, परिवार में जो पिता हैं या फिर पिता के पिता जो दादाजी हैं, है ना, उनकी चलेगी। ऋग्वैदिक का जो समय है, ऋग्वैदिक पीरियड का, वो 1500 बीसी से 1000 बीसी है। इसके अंदर आप देख रहे हो बेटा, ऋग्वेद में 10 मंडल है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। मंडल यानी डिवीजन, कितने डिवीजन है, 10 हैं। 10 में 3 मेन है जो आपको जरूर करने हैं, 10 में 3 मुख्य हैं जो आपको जरूर करने। कौन सा, थर्ड मंडल। थर्ड मंडल अबाउट किसके बारे में है, लॉर्ड सन, सूर्य देवता के बारे में है तीसरा मंडल, और सूर्य देवता का जो गायत्री मंत्र है वो इसमें बताया गया है। फिर आपको 9वां मंडल पढ़ना है। 9वां मंडल किसके बारे में, सोम देवता के बारे में। ये सोम देवता कौन है, सोम बेटा एक पेड़ का नाम है, एक पेड़ है, एक ट्री है सोम, है ना, जिससे पेय पदार्थ निकलता है, सोम रस वगैरह उसको बोलते थे। और 10वां मंडल आपको करना है। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं उसके अंदर, है ना। उस पर फिर आप देख सकते हो। अच्छा, एक मैं चीज आपको और बता दूं, दूसरे से लेकर 9वें मंडल तक, दूसरे से 7वें तक आप करोगे इसको, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक ये सबसे पहले ये लिखे गए थे। सबसे पहले कौन से लिखे गए हैं, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक सबसे पहले ये मंडल लिखे गए हैं। पहला और 10वां ऐसा माना जाता है कि सबसे बाद में इसमें जोड़े गए हैं। ओके, देखो 10,462 इसमें प्रेयर्स हैं, ऋचाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, है ना। 1028 इसमें सूक्त हैं। उसके बाद ऋग्वेद में तीसरा, 9वां, 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया। तीसरे मंडल में सूर्य देवता जो सावित्री है उनके बारे में है, गायत्री मंत्र इसमें दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो तीसरा मंडल है वो कौन से भगवान के बारे में है, ठीक है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9th मंडल इज अबाउट लॉर्ड सोम। ये सोम एक पेड़ होता था जिसको वो देवता मानते हैं, जिससे सोम रस मिलता था, और ये 9वें मंडल में बताया गया है ना। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्णा सिस्टम में 10th मंडला। देखो ब्रह्मा जी का मुख माना गया था उस समय किनको, ब्राह्मणों को, और जो कंधे हैं, बाजू हैं, उनको मानते थे क्षत्रिय, और जो जंगाएं हैं, थाइज वगैरह जो हैं, उनको मानते थे वैश्य, और जो पैर हैं उनको मानते थे शूद्र। लेकिन बेटा ये बाई बर्थ नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जो कास्टिज्म है वो बाई वर्क है, जो जैसा कर्म करेगा उसकी वो जाति होती थी, है ना। ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा था। लेटर वैदिक पीरियड में ये बाई बर्थ हो गया। तो
तो ये जो कुरीतियां आई हमारे समाज में ये बाद में आई। हमारा जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, हमारा जो सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है, कौन सा? ऋग्वेद, आज से 3500 साल पहले लिखा, विश्वामित्र ने लिखा है ना। तो वो गलत चीज नहीं लिख के जाएंगे, बिल्कुल एक एक चीज बड़ी लाजवाब है इसके अंदर। इसलिए उन्होंने बताया था कि जाति प्रथा जो होगी वो कर्म के आधार पर होगी, जिस आदमी में जितनी योग्यता उसके आधार पर वो समाज में काम करेगा, है ना, और उसकी वही जाति समझी जाएगी। बाई वर्क था ये, बाई बर्थ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स इन ऋग्वेदिक पीरियड। बेटा नदियों के नाम इसमें अलग हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रिवर इसमें सिंधु नदी मानी गई थी, क्योंकि आर्य लोग जब आए ना तो उधर से ही आए थे और सबसे पहले वो सिंधु नदी के आसपास आकर वो लोग बसे थे, है ना। तो सिंधु नदी का जिक्र उसमें काफी ज्यादा बार है। उसमें ऋग्वेद के अंदर पिता का नाम का जो वर्ड है, शब्द है, उसका जिक्र भी काफी ज्यादा बार है। ध्यान से सुनना जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, काफी ऐसे पॉइंट्स होते हैं बेटा, मैं एक्स्ट्रा बोलता हूं, इसमें लिखे गए नहीं होते, तो आप लोगों को वो नोट करने होते हैं कॉपी पेन में। कॉपी पेन उठाया करो मेरी इस क्लास में, जैसा ही मैं क्लास लेता हूं तो कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला अभी, सिंधु नदी का जिक्र ज्यादा बार होता है और पिता जो शब्द है उसका जिक्र भी उसमें काफी ज्यादा बार है। सरस्वती नदी इसमें सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानी गई है। गंगा यमुना का जो जिक्र है वो एक बार इसके अंदर आता है। कहीं कहीं पर बोला जाता है कि यमुना नदी का नाम इसमें 3 बार है, लेकिन सबसे ज्यादा सिंधु नदी का जिक्र है, गंगा का 1 बार जिक्र है। यमुना के लिए देखो, यमुना नदी के लिए कालिंदी शब्द उसमें यूज किया जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, यमुना के लिए इसमें कालिंदी शब्द यूज किया जाता है। कालिंदी, यमुना के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कालिंदी। और गंगा के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? गोरा। गोरा वर्ड यूज किया गया है गंगा के लिए, कालिंदी वर्ड यूज किया गया है यमुना के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसमें फिर नाम जो आज हमारे नदियों के नाम है वो नदियों के नाम पहले ऐसे नहीं थे, वो अलग नाम थे ऋग्वैदिक पीरियड में ना। झेलम नदी का नाम क्या था? वीतस्ता। झेलम का नाम क्या था बेटा इसमें? वीतस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखो वीतस्ता का आपने, वीतस्ता बैटल आपने सुना होगा, है ना। वीतस्ता का युद्ध, जिसको हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोलते हैं, जिसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, तो किस किस के बीच था ये, है ना? वीतस्ता बैटल, हाइडेस्पीज बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, है ना, बैंक ऑन झेलम रिवर। झेलम नदी के किनारे पर सिकंदर महान और पोरस की लड़ाई हुई थी इन 326 बीसी। 326 बीसी में वितस्ता का युद्ध लड़ा गया था हमारे भारत में, पंजाब वाले एरिया में। तो 326 बीसी वो समय था, नदी थी झेलम, उसको बोला गया हाइडेस्पीज का युद्ध या उसको वितस्ता का युद्ध बोला गया था, है ना। यही वो नदी थी वितस्ता। चिनाब नदी का नाम क्या है? अस्कनी। चिनाब का नाम था बेटा उसमें अस्कनी, अस्कानी नहीं, अस्कनी। ओके। सतलुज नदी का नाम था उसमें शतुद्री। सतलुज का नाम क्या था उसमें? शतुद्री। ओके। नेक्स्ट, व्यास नदी का नाम था विपाशा। व्यास नदी का नाम था विपाशा। रावी नदी को बोलते थे पुरुषणी। रावी को क्या बोलते थे? पुरुषणी नदी। ठीक है। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए एक वर्ड यूज किया गया था। शिव का नाम नहीं मिलता, उसमें मिलता है रुद्र। रुद्र देवता। रुद्र किसके लिए यूज किया जाता है? शिव जी के लिए, शिव भगवान के लिए ऋग्वेद में एक वर्ड दिया गया है रुद्र, है ना। तो ये शिव जी के लिए ध्यान रखना है। रुद्रा नेम मेंशन्ड फॉर द लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट, सामवेदा। देखो ऋग्वैदिक पीरियड में पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूं, काफी अलग पॉइंट भी उसमें आपको मिल जाएंगे। वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट फर्स्ट आप जाके देख लीजिए, कुछ चीजें उसमें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं। आज स्पेशल ये थी सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, बाकी लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंज हुआ वो सारी क्लासेस में भी आज डाली गई है। तो ये परिपूर्ण क्लास है, कंप्लीट क्लास है ये। ओके, तो आप इसका लेकिन पार्ट 1 देखना भी ना भूलें, ठीक है ना। सामवेदा यानी सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद को बोलते हैं। 7 स्वर कौन से वेद के अंदर हैं? 7 स्वर हैं हमारे सामवेद के अंदर, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे,
ऐसे करके। उसके बाद यजुर्वेद, यहां पर यजु शब्द यज्ञ के लिए प्रयुक्त किया गया है, यहां पर यजु शब्द यज्ञ के लिए प्रस्तुत किया गया है। ध्यान से सुनो, यज्ञ वगैरह का जो प्रावधान है वो इसी में दिया गया है। और यज्ञ करते समय, जो बलि देते समय, मंत्र उच्चारण करते समय जो भी मंत्र उच्चारण किया जाता है यज्ञ करते समय, स्पेशली इसके अंदर वो मंत्र है ना। ये इकलौता ओनली ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य हैं। यानी आप इसको गद्यांश की तरह, यानी कह सकते हो आप इसको गद्यांश बोले तो लिटरेचर की तरह भी पढ़ सकते हो, पद्य यानी पोएट्री की तरह, कविता की तरह है ना। इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में दिया गया है, लिटरेचर और पोएट्री की तरह है ये। कौन सा? यजुर्वेद। यजु शब्द का मतलब होता है यज्ञ। ओके, नेक्स्ट देखिए आप इसमें अथर्ववेद। अथर्ववेद बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बाद में यही लिखा गया है, इसलिए ये सबसे न्यूएस्ट है। न्यूएस्ट वेदा अथर्ववेदा सबसे बाद में लिखा गया इसलिए न्यूएस्ट है ना। इसमें क्या क्या चीजें हैं? जादू, टोना, शाप, वशीकरण, तंत्र, मंत्र, राज, कर्म, शादी, ब्याह, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। शादियां भी कई प्रकार की होती हैं, गंधर्व विवाह, किन्नर विवाह, और भी बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना। राजा का कर्तव्य समझा गया है कि राजा को क्या कर्तव्य करना चाहिए, कैसे कैसे अपना राज चलाना चाहिए। और उसके बाद इसमें देखते हैं क्या, सुक्ता। सुक्त कितने हैं? 1028 सुक्त है। सुक्त का मतलब होता है अच्छे से बोला गया, अच्छे से लिखा गया, अच्छे से बोला गया। सु मतलब सुंदर, उक्त मतलब उकेरा गया, बोला गया बहुत अच्छे से। उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना, समीप में बैठना, यानी पास में बैठना। कुल मिलाकर बात यह है कि उपनिषद ये यूज किया जाता था कि आप अपने गुरु के पास बैठिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। गुरु के समीप बैठना, उसके लिए यूज था, क्या वर्ड यूज था? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या बताई जाती है 108। कितनी संख्या बताई जाती है? उपनिषदों की संख्या बताई जाती है बेटा इसमें 108। 108 संख्या इसमें बताई जाती है ना। और इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, ऐसे कर दो इसको, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, यहां पर 2 उपनिषद आपको याद रखने हैं। तो कौन कौन सा? मुंडक उपनिषद में से लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते। देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते, ये भारत का नारा भी है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से हमने ग्रहण किया है? तो मुंडक उपनिषद से, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद से हमने लिया है क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। वेरी गुड, क्या पॉइंट है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पुराण कितने होते हैं? पुराणों की संख्या है बेटा 18 पुराण है, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ये सबसे ओल्डेस्ट है। विष्णु भगवान का जो मीन अवतार है, जो मछली अवतार है, वो इसके अंदर है ना। और इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से वंश के बारे में भी बताया गया है, इसमें कौन से वंश का जिक्र है? इसमें सातवाहन वंश का जिक्र है बेटा। सातवाहन डायनेस्टी, इसको अगर कंप्लीट बात करें तो उसको बोलते हैं आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। तो आंध्र सातवाहन डायनेस्टी मेंशन्ड इन मत्स्य पुराण। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। गुप्ता, देखो गुप्ता में आपने पढ़ा होगा जैसे कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर आपने चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ा, फिर आपने समुद्रगुप्त पढ़ा। समुद्रगुप्त को बेटा बोला जाता था भारत का नेपोलियन। क्या बोला जाता था? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, है ना। भारत का नेपोलियन क्यों बोला जाता था? कभी कोई युद्ध उन्होंने हारा नहीं। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में 9 राजाओं को युद्ध में हरा चुके थे वो, और साउथ इंडिया में जो 12 राजा हैं, 12 जो रूलर हैं वहां के, उनको उन्होंने डिफीट किया था। इसलिए उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। उनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, है ना। और समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड, जो भारत के सबसे फेमस विक्रमादित्य माने जाते हैं। विक्रमादित्य इज ए टाइटल।
भारत के अंदर विक्रमादित्य कितने हुए हैं? 14 विक्रमादित्य हुए हैं। सबसे ज्यादा फेमस जो विक्रमादित्य हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड है, और उन्हीं के दरबार में रहते हैं कालिदास। कालिदास की जो 6 रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी, आपके किसी भी पेपर में आ सकती हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी बेटा मैं आपके चैप्टर में कराऊंगा, गुप्त वंश का जब मैं चैप्टर लेके आऊंगा तब इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ओके, विष्णु पुराण, जो विष्णु पुराण है वो संबंधित है मौर्य वंश से। मौर्य वंश का उसमें जिक्र किया गया है। तो मौर्य वंश में फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसके बेटे कौन है? बिंदुसार। उनके बेटे कौन है? अशोक। तो पूरा का पूरा मौर्य डायनेस्टी भी हमें पढ़ना है, बट अभी थोड़ा सा समय है, उससे पहले के चैप्टर हम अभी करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल, इसका टाइमिंग था 1000 बीसी से 600 बीसी। ये वो समय था जब ऋग्वैदिक काल का समय जा चुका है, लेटर वैदिक पीरियड आ चुका है, और इसी के अंदर कौन सा? सामवेदा, इसी के अंदर लिखा गया यजुर्वेदा, इसी के अंदर अथर्ववेदा, इसी के अंदर पुराण लिखे गए, उपनिषद भी इसी के अंदर है ना। तो समाज में पुरोहितों के द्वारा ये सब लिखे गए हैं, और समाज में कुछ कुरीतियां भी आ चुकी थी धीरे धीरे करते हुए, है ना। जैसा कि कास्टिज्म, जो जाति प्रथा है, वो बाई वर्क ना होकर अब बाई बर्थ हो गई थी। किसमें? उत्तर वैदिक काल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता की जगह प्रजापति मुख्य देवता हो गए थे, है ना। ऋग्वैदिक काल में 3 मुख्य देवता माने गए थे, इंद्र देवता, अग्नि देवता, सोम देवता। इंद्र देवता बेटा युद्ध का देवता, हवा, पानी, बारिश, वर्षा का देवता। कौन? इंद्र देवता। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, गोवर्धन पर्वत कहां पर है? इधर उत्तर प्रदेश में है, उसकी परिक्रमा करने जाते हैं, मथुरा वृंदावन, है ना। तो गोवर्धन पर्वत को अपनी चितली छोटी उंगली पर उठाया था श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि इंद्र देवता ने मूसलाधार बारिश वहां पर कराई थी। तो जो ब्रजवासी हैं वहां पर, उन्होंने प्रेयर किया था श्री कृष्ण भगवान जी से कि हमें बचा लीजिए। इसलिए इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। यहीं से आप जान सकते हो कि इंद्र देवता किस चीज के देवता हैं। वो विध्वंसक हैं, एक प्रकार से उस टाइम पर विध्वंसक माने जाते थे। बारिश के देवता वो माने जाते हैं, आंधी तूफान के देवता, युद्ध के देवता वो माने जाते थे उस टाइम पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता की जगह पावरफुल जो लॉर्ड्स माने गए, वो कौन से माने गए? प्रजापति, है ना। ऋग्वैदिक काल में 3 मुख्य देवता मैंने बता दिए हैं। अग्नि देवता क्या थे? जो मध्यस्थता करते हैं, जो मीडिएटर हैं आदमी और भगवान के बीच में, ये थे अग्नि देवता। सोम देवता कौन है? सोम एक पेड़ है, एक ट्री है जिससे सोमरस मिलता था। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गई थी। कास्टिज्म बेस्ड ऑन बाय बर्थ, बाय बर्थ हो गया बेटा, इसमें बाय वर्क नहीं है। कास्टिज्म बाय बेस्ड ऑन बाय वर्क इन ऋग्वैदिक पीरियड, बट नॉर्थ बर्थ लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? कास्टिज्म कैसे हो गया? बाय बर्थ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों और शूद्रों की दशा दयनीय हो गई, बहुत ही खराब कंडीशन हो गई थी। स्त्रियां, शूद्र मंदिर नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, वेद पुराण का पाठ नहीं कर सकते। तो ये स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए दशा खराब हो गई थी, क्योंकि जाति बाय बर्थ हो गई थी, है ना। तो कंडीशन वेरी पुअर थी इन दोनों की। इसी समय में लोहे की खोज हुई थी, जिससे खेती काफी अच्छी होने लगी थी। लोहे की खोज किसमें हुई बेटा? वैदिक सिविलाइजेशन में हुई। किन्होंने? आर्यंस ने की। और लोहे की खोज होने से, क्योंकि लोहा होता है बहुत ही सॉलिड, लोहे की खोज होने से एग्रीकल्चर, हमारी जो कृषि है, खेती बाड़ी है, वो बहुत अच्छी हो गई थी। क्योंकि मिट्टी की, खेतों की जुताई अच्छी हो गई तो उसमें फसलें भी अच्छी होंगी। तो इसलिए लोहे की खोज कब मानी जाती है? वैदिक सिविलाइजेशन में मानी जाती है। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी बेटा वो बौद्धिज्म, जैनिज्म, फिर हम मगधा एम्पायर में आ जाएंगे। मगधा एम्पायर में हम हर्यक डायनेस्टी पढ़ेंगे, हम शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ेंगे, नंद डायनेस्टी पढ़ेंगे, फिर हम मौर्य डायनेस्टी में आ जाएंगे। उसके बाद हम जैसे कुषाण पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद इसमें इसी बीच में हमने सिकंदर भी पढ़ना है, अलेक्जेंडर भी पढ़ना है, फिर हमने मौर्य पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है, गुप्ता डायनेस्टी पढ़नी है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। यहाँ
तक पढ़ने के बाद हमारा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में हम चलेंगे, फर्स्ट मुस्लिम अटैक पढ़ेंगे, फिर सल्तनत पीरियड में हम जाएंगे, फिर हम मुगल पीरियड में जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री तक हम पहुंचेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। देन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।